नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 और आज सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद है आपका परिचय करा देते हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, अंकुश श्रीवास्तव जी को आप देख रहे हैं, राकेश शुक्ला जी और सेतिया साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। शो की शुरुआत 2023 की आखिरी चुनावी जंग की खबर से। बैटल ग्राउंड आज तेलंगाना है। तेलंगाना में सुबह से वोटिंग चल रही है। मतदान के लिए वोटर्स में खासा उत्साह दिख रहा है। मतदान केंद्रों में वोटर्स की कतारें लगी हुई हैं। सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा आ गया है वोटिंग परसेंटेज का। मतदान प्रतिशत सुबह 11 बजे तक का करीब 21% है। 20.64% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। और इस सब के बीच एआईएमआईएम के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके गढ़ हैदराबाद में भी वोट डाले जा रहे हैं। ओवैसी ने भी अपना वोट डाल दिया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, जो तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाला। कांग्रेस में तेलंगाना में कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी अपना वोट डाल चुके हैं। वहीं साथ ही साथ कई अभिनेता, तेलुगु सिनेमा के जाने पहचाने चेहरे वोटिंग करने के लिए कतार में खड़े नजर आए। आप देख रहे हैं एक एक करके ये चेहरे। वेंकटेश को आप इस वक्त देख रहे हैं, चिरंजीवी पहुंचे थे वोट डालने के लिए, अल्लू अर्जुन वोट डालने के लिए पहुंचे, एनटीआर जूनियर वोट डालने के लिए पहुंचे। तो ये वो तेलुगु सिनेमा के बड़े चेहरे जो पहुंचे वोट डालने के लिए। You come out and vote, you can choose the best possible candidate. Then you will have a right to question the candidates and question the politicians. And KCR Garu and BRS party has fulfilled all the promises that have been made to the people of our state. So we are fairly confident that people will come out in large numbers and they will vote for KCR Garu and they will vote for Kar. भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आना चाहिए। उसके लिए पूरा तेलंगाना जनता भी तय किया है। तेलंगाना जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, एक ही रास्ता है भारतीय जनता पार्टी। 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार, पूरी उम्मीद है सरकार बनाने के लिए कितने सीट चाहिए उतना सीट मिलेगी। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसको कबूल करेगा। अवाम हमारी इस मेहनत को, सिर्फ इलेक्शन की मेहनत नहीं बल्कि पहले भी जो हमारे जिम्मेदार पार्टी के लोगों ने हमारे बूथ प्रेसिडेंट से मेहनत की, वो सब उनके सामने आया है, उनके सामने है। वो इंशाअल्लाह उन तमाम चीज़ों को देखकर एक अच्छा फैसला लेगी और मुझे यकीन है कि हम अपनी 7 सीटों को रिटेन करेंगे और 2 जगह पर भी इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। मैं पार्टी का कैप्टन हूँ। एमएलए बनने के बाद सीएलपी बनेंगे। सीएलपी बनने के बाद आप जो चर्चा कर रहे हैं, जब वो काम शुरू होने वाला है, तो इसीलिए इतना जल्दी जज्बाती कोई जल्दी नहीं है। आगे हर चीज़ आपको दिखाएंगे, आपको साथ में लेकर चलेंगे। दिसंबर 9 को 10:30 एलबी स्टेडियम, आप लोग भी हाजिर होना है। वहीं से लाइव टेलीकास्ट करो, शाम को चाय पीने के लिए हम सब मिलेंगे। और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। केसीआर मुख्यमंत्री तेलंगाना के वोट डालकर निकल रहे हैं पोलिंग बूथ से। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये वो तस्वीरें हैं। केसीआर को देख रहे हैं आप, बीआरएस के सुप्रीमो हैं, खुद चुनाव मैदान में 2-2 सीटों से किस्मत आजमा रहे हैं। गजबैल उनकी पारंपरिक सीट है, वहां पर बीजेपी की तरफ से इटाला राजेंद्र जो है उनकी घेराबंदी करने के लिए चुनाव मैदान में उतर गए। कामारेड्डी से केसीआर चुनाव मैदान में है और वहां उनके सामने कांग्रेस के रेवंत रेड्डी मुश्किल खड़ी कर रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं आप कि अपने सियासी करियर की ये सबसे मुश्किल लड़ाई जो लड़ते हुए केसीआर नजर आ रहे हैं। वोट डालने के लिए केसीआर पहुंचे और वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए केसीआर की ये तस्वीरें आपके सामने। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, ये हैट्रिक लगाना आसान नजर नहीं आ रहा। केसीआर अपने राजनीतिक करियर की एक मुश्किल लड़ाई में इस बार फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम इतिहास तो यही बताता है रोमाना। अगर हम बात करें यूनाइटेड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो हमेशा से यह ट्रेंड रहा है। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हम राजस्थान की बात करते हैं कि वहाँ हर एक बार सत्ता बदली जाती है। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या तेलुगु राज्य में भी ये ऐसा ही कुछ ट्रेंड रहा है। हर एक 10 साल के बाद सत्ता बदली हुई है, चाहे वह एनटी रामाराव रहे हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू रहे हों, चाहे वाईएस राजशेखर रेड्डी रहे हों और अब केसीआर। इन सारे नेताओं ने 2-2 टर्म पूरा किया और उनके बाद ये सत्ता से इनकी ये वापस बाहर हुए हैं। तो क्या इस बार वैसा होने वाला है या केसीआर ये ट्रेंड बदलेंगे? ये केसीआर ये जो चलती आ रही थी प्रक्रिया उसको ये जो कहा जाता है कि ऐसा होता रहा है, होता रहेगा, क्या इसको तोड़ पाएंगे केसीआर? रेवंत रेड्डी से जब भी हमारी बात होती है वो हमेशा इसका जिक्र करते हैं, अरे आशीष
भाई जब भी हमने देखा है कि 10 साल में सत्ता चेंज करती है तो इस बार तेलंगाना सत्ता चेंज करेगी, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि केसीआर एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है। केसीआर के अब के बराबर का नेता कम से कम चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है या बीजेपी के पास नहीं है। केसीआर के पास ज़रूर जाहिर तौर पे एंटी इनकम्बेंसी है, थकान है उनके गवर्नेंस को लेकर, पर क्या जनता इस बात को मानती है? ये 3 तारीख को नतीजे बताएंगे। नतीजों में क्या होता है ये तय होगा, जनता तय करेगी कि किसको उन्होंने किसके सर पे ताज रखा है, ताज हटाया है या ताज कंटिन्यू रखा है, सर पे ताज रहने दिया है। ये जो है जनता तय करेगी 3 तारीख को। दूसरा एक और अहम पहलू है, कांग्रेस 2018 में 19 पे थी, उसको इस बार मैजिक फिगर की अगर बात करें 60 पे जाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी लंबी ऊंची छलांग है कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर अब देखना यही दिलचस्प होगा कि हैट्रिक लगा पाएंगे केसीआर या फिर सत्ता की हैट्रिक से चूक जाएंगे केसीआर। इसी का फैसला जनता कर रही है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, सवाल आपके सामने ले आते हैं, क्योंकि वोटिंग इस वक्त तेलंगाना में चल रही है और ऐसे में दक्षिण के द्वार अब किसकी सरकार, यही सबसे बड़ा सवाल जिसका फैसला इस वक्त तेलंगाना की जनता वोट डालकर कर रही होगी। तो मन में क्या चल रहा होगा रामकृपाल जी? निश्चित रूप से देखिए, जैसा कि आपके संवाददाता ने कहा कि कई बार जब हम लोग रिवाज की तरफ जाते हैं, क्या रिवाज रहा है जी, तो रिवाज कई बार जो है वो आपको पीछे खींचता है कि नहीं ऐसे ही रहा। हालांकि अब रिवाज बदलने का भी वक्त रहा है। जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश में बदला, उत्तराखंड में बदला, बहुत जगह पे। तो मैं ये नहीं मानता कि रिवाज हमेशा वही रहेगा। और जो सिनेरियो है, जैसा कि आपने मुझसे पूछा भी, तो मैंने बताया कि भाई देखिए, मैं जब तक 3 तारीख को सरकार हार नहीं जाती तब तक मैं मानूंगा बीआरएस के चांसेस हैं, और इसलिए मैंने बीआरएस को कहा हुआ है जी। कारण यह है कि चाहे जो भी हो, एंटी इनकम्बेंसी है जी, लेकिन आज कोई इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ रही है और उनके बरक्स कोई ऐसा चेहरा वहाँ नहीं है। एक होता है ना कि कोई बहुत पॉपुलर हो, दूसरा अपोजिशन में जो खड़ा हुआ है बड़ी टक्कर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं से ये भी एक लगता है कि बीजेपी अंदर खाने ये चाहती है कि बीआरएस रिपीट करे, कांग्रेस किसी भी कीमत पर वहाँ सरकार न बना पाए। अब क्या होता है ये तो 3 तारीख को आज वोटर फैसला कर देगा। बिल्कुल वोटर फैसला करें। अक्कू जी, लेकिन सवाल ये कि इस बार का चुनाव प्रचार जब हमने देखा तो आप 14 देखिए, उसके बाद आप 18 देखिए। 14 में तो पूरा का पूरा सहानुभूति वेव एक तरीके से वो केसीआर के साथ थी। 18 में वो जो उनकी रायतू बंधु एक योजना जो वो लेकर आए थे, खासतौर से वेलफेयर वाली स्कीम, वो गेम चेंजर मानी गई। लेकिन जब 23 के चुनाव की हम बात करते हैं तो यहाँ फाइट टाइट नजर आती है केसीआर के। देखिए, 2 चीज़ें जो आपने कही, एक पहले जब शुरुआत हुई और केसीआर अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने तेलंगाना को 10 साल में पा लिया। न जाने लोग कितने संघर्ष करते हैं तब जाके राज्य बनते हैं, लेकिन उनको 10 साल में मिल गया, ये बात सच है, लिखा पढ़ी में है। दूसरी चीज़ ये है, और इसका उनको हमेशा श्रेय जाएगा जिससे वो उसका लाभान्वित होते रहे। रायतू योजना भी उनकी ऐसी थी जिसको बाद में ये केंद्र प्रकार दूसरी सरकारों ने और केंद्र सरकार ने भी थोड़ा सा अपनाने की कोशिश की, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा, आप कितना भी फर्जीकरण की बात कर लें कुछ है, लेकिन उसको बहुत सारे लोगों को मिल रही है। ये बात ज़रूर उनके पक्ष में नहीं जाती थी बीच में के दौर में कि वो अपने आप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता मानने लगे थे। वो दूसरी स्टेट में जाकर के फल फूल बांटने लगे थे, पैसा बांटने लगे थे। पैसा बहुत है तेलंगाना में, तो आंध्रा में भी बहुत है, लेकिन वो दूसरी राज्यों में जब उन्होंने जाने लगे, बीआरएस नाम कर दिया टीआरएस की जगह, वो उनको नुकसान का पीरियड था और जल्दी उन्होंने फिर अपने कदम समेटना पड़ा। चुनाव के 3 महीने 4 महीने पहले अपने कदम समेटे। महाराष्ट्र तक थोड़ा जो मिलता जुलता बॉर्डर था जहाँ पर, वहाँ गए और उन्होंने कोशिश भी की थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत फायदा हुआ होगा। अब उनको वो एक रीजनल पार्टी की स्थिति में भी नहीं रह गए, पंजीकृत पार्टी के तौर पर हैं वो, वहाँ उनको लेकिन अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी योजनाओं का पकड़ और जमीनी पकड़ इनकी बहुत है। मैंने देखा है, लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया, एक जल्दी से रिएक्शन सेठिया साहब को लेते हैं। सर, कुल मिलाकर अभी जो बात अक्कू जी कह रहे थे कि साहब कहीं ना कहीं वो टीआरएस बीआरएस बनने की एक कोशिश और वो जो महत्वाकांक्षा थी, उसी महत्वाकांक्षा का ये नतीजा है कि जिस तरीके की आसान लड़ाइयां 14 में 18 में साबित हुई है केसीआर के लिए चुनावी माहौल में, इस बार मामला फंस गया है। जैसे अब आपका रिपोर्टर जो वहाँ से बता रहा था कि वहाँ रिवाज रेगुलर ये रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री 10 साल रहता है, उसके बाद जो है उसका परिवर्तन होता है।
तो वो परिवर्तन इसलिए होता है कि एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इस बार केसीआर की एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा नहीं है। कारण ये है कि कांग्रेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है और उसको ये बल सारा मिला कर्नाटक से। मुस्लिम वोट वहाँ काफ़ी है और असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना इसके बीआरएस के साथ है, उसका एक लाभ बीआरएस को है। अगर मुस्लिम वोट बाकी जगह पर जो 15-20 के बीच में सीटें दूसरी हैं वो अगर कांग्रेस के साथ जाती है तो कांग्रेस को उसका लाभ है और वो लाभ हो भी रहा है। टफ फाइट दे रही है कांग्रेस, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसने इस बीच बहुत सारी नई योजनाएं भी लागू की हैं। जैसे तेलंगाना देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर घर घर पानी पहुंच चुका है, तो ये कुछ उपलब्धियां उनके नाम हैं। वहां की जनता जानती है तेलंगाना किन कष्टों में से निकली है। इससे पहले वहां पर सारा जो पैसा था वो आंध्रा में लग रहा था और अब तेलंगाना में पैसा लगा है तो रिफॉर्म हुए हैं बहुत सारी चीजें हुई। जैसे जमीन का, नक्सलियों से जो जमीनें खाली करवाई गई वो जो बांटी गई उसका एक लाभ जो नीचे तक हुआ है। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगी। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। तेलंगाना में सुबह से वोटिंग चल रही है 7 बजे से और 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा करीब 21% का सामने आ चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार तेलंगाना में क्या होने वाला है। इस सब के बीच बड़ी खबर तेलंगाना से ये आई कि मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है के कविता, उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, के कविता पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। मतदान के बाद केसीआर के लिए वोट मांगा था के कविता ने। इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और अब एक्शन हो गया है। के कविता पर केस दर्ज। तो आखिरकार वो कौन सा बयान था जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से शिकायत की गई और अब केस दर्ज के कविता पर हुआ है? सुनिए जरा वो बयान। Especially to the young men and women, I sincerely appeal to you to please come out and vote. Today is not a holiday. Today is not a holiday. Today is a day to participate and strengthen the democracy. Youngsters, please come out. Officials, please come out. Everybody, please come out and vote. और आइए अब जरा बात कर लेते हैं तेलंगाना को लेकर कि आखिरकार ये जो तेलंगाना का चुनाव हो रहा है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि भरोसा या बदलाव, किस मुद्दे पर जनता वोट दे रही है? क्योंकि इसी में जवाब छुपा है कि 3 दिसंबर को नतीजा क्या होगा। शुक्ला जी, देखिए, कांग्रेस को भरोसा तोड़ के सत्ता की कुर्सी तक जाने के लिए 7% वोट की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 2 चुनाव हैं उसमें कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं बढ़ा है। पहले 2014 में 25% था, फिर आपके 18 में 28% पहुंचा, लेकिन बीआरएस का जो वोट परसेंट है वो 34% था और 2018 में 12% बढ़ के 40% वोट मिला है। तो यदि हम मान लें कि 2023 में यदि उसका वोट परसेंट कम भी हुआ तो 12% भी कम होने पे वो 63 सीट 60 सीट लेके चल रहे। तो ऐसी स्थितियों में कम से कम 35% वोट लेके जाने के बाद ही कांग्रेस दक्षिण में तेलंगाना का द्वार खोल के सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकती है। ठीक है, लेकिन ये तो सिरे से एक तरीके से एरिथमेटिक एनालिसिस हो गया, पर चुनाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ गणित के आधार पर नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दे जो कहीं ना कहीं चुनाव का रुख कहते हैं पलट देते हैं। ऐसे में सवाल ये बड़ा हो जाता है कि इस बार तेलंगाना के चुनाव में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला मुद्दा कौन सा? अक्कू जी। नहीं, देखिए, मुझे तो लग रहा है वहाँ पर किसानों को लेकर के जो काम किए गए हैं उससे बहुत प्रभावी योजनाएं रही हैं और उसमें कुछ शिकायतें नहीं, वो बात दूसरी है। लेकिन ये है दूसरा, अभी भी तेलंगाना के प्राइड के तौर पर केसीआर देखे जाते, इसमें कोई शक नहीं। केसीआर को लेकर के अभी मैंने जब इनका विधानसभा का नया भवन बना था तब हम देखा था, हमने वहाँ पर उसको, और उन्होंने उसके साथ साथ जो लोगों को जोड़ा है, वर्गों को जोड़ा है और धार्मिक रूप से भी। हाँ। अगर बगल में तिरुपति है तो उन्होंने यदाद्री बना दिया वहाँ, और उतना ही भव, उससे भव, तो धार्मिक रूप से जोड़ा है ना। दूसरा एक चीज़ है कि ये जो वोट परसेंटेज की कहानी होती कि बेसिक ये है, मुझे लगता है कि हमेशा ये काम नहीं करती। अगर कांग्रेस की बढ़ सकती है तो
केसीआर की भी बढ़ सकती है एक ओके। वोट। तो धार्मिक वहां पर उन्होंने थोड़ा उन्माद करने की कोशिश की, ये उसके बावजूद है। लेकिन जब आपने वो जो OWC प्राइड वाली बात कही है, मुझे लगता है जरा सा रामकृपाल जी के पास चलते हैं। प्राइड वाला सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अभी तक तेलंगाना और उससे जुड़ा प्राइड सिर्फ और सिर्फ केसीआर के सिर पर वो ताज था, लेकिन इस चुनाव में एक बदलाव जो कांग्रेस की तरफ से भी देखा गया और कांग्रेस जनता को ये याद दिलाती नजर आई कि केंद्र में हम थे जब तेलंगाना बनाने का फैसला लिया गया, और फिर इंदिरा अम्मा से लेकर सोनिया अम्मा तक सब कुछ कांग्रेस चुनाव मैदान में ले आए। देखिए रोमाना जी बिल्कुल सही है कि इस समय जो फाइट है वो कांग्रेस और बीआरएस के बीच में ही है जी। लेकिन एक बात हमेशा, जैसे कई बार ये देखा जाता है ना, वोटर नाराज, मैं हमेशा एक बात को मानता हूँ, डिसेंट और रिबेलियन जी दोनों का बड़ा फर्क होता है। कोई भी कितना भी आप अच्छा काम करें, अगर आप जनता से, वोटर से पूछेंगे तो कोई ना कोई शिकायत उसे एस्टेब्लिशमेंट से रहती है, वो हमेशा होता है। सवाल इस बात का, जैसे एक बाप से पूछिए कि आपका बेटा, तो कहेगा कह रहे ये बिल्कुल गया है, गुजरा है, सब कुछ है। तो डिसेंट जो होता है वो रिबेलियन नहीं होता। रिबेलियन का मतलब है कि नहीं, इसको हटाना है। मुझे लगता है कि वहाँ पे तेलंगाना में ये स्थिति नहीं है। दूसरा जो लाभ ये होता है कि लाख डिसेंट के बावजूद जब सामने कोई बेहतर विकल्प हो तभी आदमी उस लेवल तक जाता है। तो हो असंतोष तो होगा, लेकिन वो असंतोष जैसे कि कोई एक ऐसा चेहरा होता, आप कह रहे हैं कि जो ऐसा सामने होता, असंतोष नहीं है हाँ, जो भरोसा पूरी तरीके से खत्म हो जाए और खत्म बदलाव हो की जाए, बयार चल बदलाव की जाए। बयार चल लेकिन ऐसे में सवाल ये कि यहाँ पर भरोसा और बदलाव का जो जिक्र हो रहा है, तो फिर तेलंगाना को लेकर आर पार की बात आखिरकार क्यों सिर्फ बीआरएस और कांग्रेस के बीच सिमटी हुई है, जबकि अगर जरा सा पीछे जाएंगे आप और 2020 को याद करेंगे तो फिर वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव हुए थे उसमें तो सीधे सीधे बीआरएस को चैलेंज देती हुई बीजेपी नजर आई थी, और तब तो ये माना गया था कि साहब जो कॉन्टेस्ट है वो सीधे बीआरएस और बीजेपी के बीच होगा, कांग्रेस पिछड़ चुकी है। तो आखिरकार ये तब्दीली जो तेलंगाना की सियासत में आई है, इस पर भी आगे बात करेंगे। किसका होगा दक्षिण का द्वार? तेलंगाना में वोटिंग जारी है, सवाल बड़ा हो जाता है, अगर बदलेगा निजाम तो फिर किसका बनेगा काम? और इस बीच आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तेलंगाना के रंगारेड्डी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आमने सामने बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस को बाकायदा लाठियां भांजनी पड़ी हैं। रंगारेड्डी में बीआरएस और कांग्रेस में भिड़ंत हुई है। हंगामे के बाद पुलिस ने लाठियां भी चलाई हैं, और सुबह में इसी तरीके की खबर जंगांव से भी आई थी, वहां पर भी आमने सामने बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए थे। ये रंगारेड्डी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता बीआरएस के, कांग्रेस के एक दूसरे से उलझे। पुलिस मौके पर पहुंची, बाकायदा लाठियां भांजकर कार्यकर्ताओं को पीछे किया और हालात काबू में किए। सेठिया साहब, यहाँ पर सवाल बड़ा ये हो जाता है कि ये तस्वीरें जो सुबह से आ रही हैं, टकराव जो है वो बीआरएस वर्सेस कांग्रेस, मतलब कहां तो 2020 के बाद से माना जा रहा था चैलेंजर बीआरएस के लिए अगर कोई होगा तो वो बीजेपी, पर कम से कम यहां तस्वीर बदली हुई नजर आती है। रघुना, ब्रेक से पहले आप बता रही थी हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी के बारे में। तो हैदराबाद में डिवीज़न है मुस्लिम और हिंदू का, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ उभार मिला। और जहाँ तक पूरे प्रदेश का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी एक चैलेंजर के तौर पर उभर रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो बड़ी दूर की राजनीति करते हैं, वो छोटी राजनीति नहीं करते। उनको पता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी उभरेगी, ओबीसी उसके साथ जाएगा, तो उसका लाभ कांग्रेस को हो जाएगा, तो कांग्रेस सरकार बना सकती है। इसलिए वे थोड़ा पीछे हटे, ताकि कांग्रेस उसके लिए ज्यादा नुकसानदायक है भारतीय जनता पार्टी के लिए बनिस्बत बीआरएस। तो ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा बीजेपी की कि खुद को कमजोर करो ताकि बीआरएस के लिए कोई चैलेंज कांग्रेस की तरफ से ना बन पाए। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो फ्रंट पे आके खेल रही थी और फिर बैक पे गई, उसके पीछे कारण यही था कि यदि वो बीआरएस के खिलाफ खड़ी होगी मजबूती से, क्योंकि सत्ता के खिलाफ ही विपक्ष खड़ा होता है, तो वहां कहीं ना कहीं एक एज मिलेगा कांग्रेस को। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि यदि भाजपा वहां पे चुनाव लड़ती है और मजबूती से, तो मुस्लिम वोट जो आज बढ़ते हुए दिख रहे हैं बीआरएस और कांग्रेस में, वो एकमुश्त कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं भाजपा को हराने के लिए। तो इसलिए भाजपा की तरफ से ये रणनीतिक तरीके से तेलंगाना में खुद को पीछे करने के एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।